नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित वंशी आपको अपने YouTube चैनल रोहित वंशी पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। कल मैंने बक्सर का युद्ध पढ़ाया था, जिसमें आपको अच्छा लगा होगा। आपने अच्छा प्यार दिया और मैं आशा करता हूँ कि ऐसे ही वीडियो को शेयर करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे, कमेंट करते रहेंगे। आज मैं जो बात करूँगा वो आंग्ल मैसूर बात करूँगा कि मैसूर युद्ध क्यों हुआ, हैदर की नीतियाँ क्या रहीं, अंग्रेजों की नीतियाँ क्या रहीं, क्योंकि हैदर अली भी कोई कम नहीं था। तो उन चीज़ों को लेकर मैं हैदर, टीपू सुल्तान व लॉर्ड वेलेस्ली तक मैं बात करूंगा, कैसे वो सहायक संधि लेकर आता है, क्योंकि वो धीरे धीरे ख़त्म करता है चीज़ों को। तो टीपू सुल्तान और हैदर की नीतियां हैं। टीपू क्या चाहता था, हैदर क्या चाहता था, अंग्रेज क्या चाहते थे, मराठा क्या चाहते थे, निजाम क्या चाहते थे, इन सब को लेकर जो चर्चा होगी आज, वो आपके काम की है। कल मैं कुछ और कराऊंगा, आज मैं मैसूर युद्ध से लेकर के आगे हो सकता है मराठा भी करा दूं। ये आपके धैर्य पर डिपेंड है। आप हमारी वीडियो को देखें, नोट्स साथ साथ बनाते रहें, ताकि ये हो सके कि आप जब भी कोई एग्ज़ाम दें, नोट्स को शॉर्ट नोट्स बनाएं। मैं शॉर्ट ही करा रहा हूँ। नोट्स बनाएं और रिवीजन करें और क्वालिफाई करें। इतना अच्छा मैं करा दूंगा कि शायद आपको दोबारा दोबारा रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो मैं बताऊं ध्यान से सुने, नोट कराऊं नोट करें, जो मैं बोलूं हो सके, मैं इतना स्लो बोलता हूं कि हो सके आप नोट कर लें, क्योंकि अगर आप नोट नहीं करें फिर एग्जाम में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज जो मैं चर्चा करूंगा वो टॉपिक है मैसूर युद्ध। कल मैंने जो टॉपिक चर्चा की उसमें द्वैत शासन था। द्वैत शासन क्या था, किसने शुरू की, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। किसने खत्म किया ये आप बताएंगे। बक्सर युद्ध कब हुआ ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज वाली वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। प्लस युद्ध कब हुआ, किनके बीच हुआ। और अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट तो लिखने की कोशिश करें कि प्लस युद्ध न होकर एक षड्यंत्र था, 150 शब्दों में लिखें, मेंस टाइप का। अगर आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं तो आप ठीक है, उसमें कौन कौन सदस्य शामिल थे जिन्होंने षड्यंत्र में हिस्सा लिया, ये सब नाम आपको याद होने चाहिए। जिसमें कई सारे नाम रहे, जफर रहा, तो ये वगैरह वगैरह नाम जो है, मानिक चंद, ऐसे जो नाम हैं वो आपको आने चाहिए। कब हुआ ये आपको जानकारी होनी चाहिए। ये सब चीज़ें कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, ठीक है, ताकि आपका रिवाइज होता रहे और हम आगे टॉपिक लेते आते रहें और आप करते रहें। जब आप हमारे साथ बने रहेंगे तब आपका एक एक टॉपिक क्लियर होगा, ये मैं वादा करता हूँ। अगर आप नहीं कंटिन्यू रहते हैं, प्लेलिस्ट है, रिकॉर्डेड वीडियो है, आप बैक होके ध्यान से दोबारा टाइम लेकर देख सकते हैं, स्किप करके देख सकते हैं, साथ धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। लेकिन ये नहीं है, छोड़ना नहीं है, स्किप करके नहीं करना है। थोड़ा क्वेश्चन करें, फिर आगे लिखें, फिर थोड़ा बंद करें, फिर लिखें और पढ़ें। क्योंकि सुनेंगे चीज़ों को तो आपको, मुझे लगता है कि आपको कोई हराने वाला नहीं है। आप जब पढ़ना ही नहीं चाहेंगे फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं आज जो बात करूंगा उसका नाम है आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध क्यों शुरू हुआ और इसका मुखिया कौन था, लगभग जो इसे चाहता था। तो पहले छोटी चर्चा मैं करूंगा हैदर अली पर। हैदर अली कौन था, हैदर अली, छोटी चर्चा। हैदर अली, क्योंकि हैदर अली पर छोटी चर्चा जरूरी है, क्योंकि अगर हैदर अली छोटी चर्चा नहीं होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि ये कुछ न होकर के एक सामान्य सैनिक, एक सामान्य सैनिक था जो वडियार वंश था एक, उसका राजा था चिक्का कृष्णराज। कौन सा वंश था, वडियार, वडियार वंश के राजा चिक्का कृष्णराज, चिक्का कृष्ण
राज, क्या था नाम? चिक्का कृष्ण राज। जहां पर ये क्या था, इसकी जो राजा कृष्ण चिक्का राज था, इनकी सेना में सामान्य सैनिक था। अपनी प्रतिभा के दम पर, अपनी प्रतिभा के दम पर, ताकत के दम पर, नेतृत्व के दम पर ये धीरे धीरे फौजदार बना। क्या बनता है? फौजदार, फौजदार बना। अब सुनिए, ये क्या बन जाता है? ये अपने दम पर फौजदार बन जाता है। कहां का बनता है? डिंडीगुल का, डिंडी डिंडीगुल का, डिंडीगुल का फौजदार बनता है। फिर धीरे धीरे क्या करता है, ये ताकतवर होता चला जाता है। जैसे फौजदार बन गया, अब और ताकत हो गई इसके पास, अब क्या बनता है? सेनापति बना। इसके नेतृत्व के दम पर इसे सेनापति बनाया जाता है। ठीक है, कृष्णराज क्या करते हैं? इसको सेनापति बना देते हैं, सेनापति बन जाता है। क्या था? एक सामान्य सैनिक था, फिर फौजदार, डिंडीगुल का फौजदार बना, फिर सेनापति बना है। क्या बना? सेनापति। ये क्या होता है? फिर सेनापति बन जाता है मैसूर का। कहाँ का? मैसूर का, मैसूर का सेनापति। ये मैसूर का सेनापति बनते ही इसके भाव बढ़ने लगते हैं, क्योंकि हैदर अली महत्वाकांक्षी आदमी था। उसने तुरंत 1761 क्या किया कि 1761 में इनको, जो बड़ियार वंश के राजा थे, इनको हटा दिया और मैसूर पर कब्जा कर लिया। क्या किया? मैसूर 1761 में मैसूर पर नियंत्रण, मैसूर पर नियंत्रण कर लिया। 1763 में 61 में क्या किया इसने कि नियंत्रण स्थापित किया। उसके बाद से जो राजा चिक्का कृष्ण राज थे, इनको इसने हटा दिया। फिर क्या किया इसने? 1761 से लेकर के, कब से लेकर के? 1761 से लेकर 1766 तक सामान्य परिस्थितियों को देखते हुए, सामान्य परिस्थितियों को फायदा उठाते हुए, क्या करते हुए? फायदा उठाते हुए इसने क्या किया? लाभ उठाया। अब वर्तमान कर्नाटक, क्या? वर्तमान कर्नाटक, केरल, कर्नाटक, केरल व हैदराबाद, क्या किया? कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु के भूभाग पर कब्जा किया। वह तमिलनाडु के भूभाग पर कब्जा किया। इसने क्या किया? पहले क्या था? सामान्य सैनिक था, फिर क्या इससे डिंडीगुल का फौजदार बनाया गया, फिर मैसूर का सेनापति बना। मैसूर का सेनापति बनते ही किसने क्या किया कि पूरे मैसूर पर नियंत्रण स्थापित किया। भूल जाएंगे, स्थापित किया। 1761 से लेकर 1766 से सामान्य परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए इसने क्या किया? तमिलनाडु, कर्नाटक व केरल के कुछ भागों तक कब्जा किया। ठीक है, इसने ये सब फायदा जब उठाया और कब्जा किया, इसको ये जो महत्वाकांक्षी इसकी प्रेरणा थी, महत्वाकांक्षी नियंत्रण स्थापित करके 1764 क्या करता है? 1761 में मराठों की पराजय, 1761 में युद्ध होता है मराठा का। 1761 में मराठों की जो पराजय होती है उसका भी ये फायदा उठाता है। 1761 में मराठा पराजय व अंग्रेजों, क्या होता है कि 1761 में मराठा पराजय, 1764 में बंगाल की सक्रियता का हैदर ने लाभ उठाया। क्या किया? 1764 में बंगाल में अंग्रेजों की जो सक्रियता थी
इसका लाभ उठाया, सक्रियता का हैदर ने लाभ उठाया। ये आपको बात ध्यान रखनी चाहिए कि 1761 में मराठा की जो पराजय हुई और 1764 में बक्सर में युद्ध होता है, इस समय बंगाल में अंग्रेज क्या थे, बहुत सक्रिय थे, तो वो नहीं चाहते थे कि बंगाल हाथ से जाए, उसने लाभ उठाया। अब क्या हुआ कि अंग्रेज जो थे, हैदर है, हैदर की जो विस्तारवादी नीति थी, क्या था, विस्तारवादी नीति से मराठा निजाम व अंग्रेज सब चिंतित थे। कौन था? ये जो हैदर की विस्तारवादी नीति थी, इससे निजाम चिंतित थे, मराठे साथ साथ अंग्रेजों के साथ साथ मराठे निजाम सब चिंतित थे, क्योंकि इतनी तेज ये फल फूल रहा था कि इसने कहां से कहां 1761 में नियंत्रण सिर्फ मैसूर को किया था, वर्तमान कर्नाटक, और फिर उसने धीरे धीरे केरल तमिलनाडु तक कब्जा कर लिया, क्योंकि उस टाइम पे अंग्रेज भी बंगाल में जीते थे और मराठा भी पराजय हो चुकी थी। इन चीजों को लेकर निजाम चिंतित थे। इनकी व हैदर की महत्वाकांक्षा मराठा, निजाम व अंग्रेजों तीनों की महत्वाकांक्षा आपस में लड़ी। उसके साथ हैदर की महत्वाकांक्षा, किसकी? अंग्रेज प्लस निजाम, मराठा व हैदर की महत्वाकांक्षा जो थी, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण बनी। क्या बनी? कारण बनी। क्या हुआ? इनकी महत्वाकांक्षा यानी लालच जो था वो क्या बना? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण बना। ठीक है, तो क्या हुआ कि कारण बना 1767 से लेकर 1767 से 1769 में तक प्रथम युद्ध हुआ, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। 1769 में क्या हुआ? ये जो इतना युद्ध होता है कि 1769 में मद्रास की संधि होती है। क्या होता है? मद्रास की संधि। मद्रास की संधि होती है, बराबर को समाप्त होता है। ये जो 1769 में मद्रास की संधि होती है, आपको ध्यान रखनी कि मद्रास की संधि कब हुई? 1769 में। युद्ध क्या हुआ? बराबरी उतरा, बराबरी पर। कोई नहीं जीता, कोई नहीं हारा, लेकिन इतना याद रखना है कि आंग्ल मैसूर युद्ध में, प्रथम व द्वितीय युद्ध में, निजाम व मराठा कभी अंग्रेजों की तरफ से लड़े तो कभी हैदर की तरफ से। कभी हैदर उनको समझाने में कामयाब रहा तो अंग्रेज की तरफ नहीं गए, तो कभी अंग्रेज समझाने में कामयाब रहे तो हैदर की तरफ नहीं गए। लेकिन द्वितीय व तृतीय और चतुर्थ युद्ध में, में मराठा व निजाम सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों का साथ दिया, क्योंकि द्वितीय युद्ध जो होता है वो 80 से 84 के बीच होता है, और 1782 में हैदर की मृत्यु हो जाती है। जो 2 साल का युद्ध बचता है वो टीपू सुल्तान के नेतृत्व में होता है, और टीपू सुल्तान बहुत ही ठीक व्यक्ति था, क्योंकि उसने कई ऐसी बातें बोली हैं, उसने बहुत सारी ऐसी बातें बोली जो सच में आदमी को मोटिवेशन देती हैं और मोटिवेट होता है उन बातों से। संप्रभु राजा था, एकदम सहिष्णु था, कोई उसे एक चीज नहीं, उसने बहुत सारे शिकारी किए, किसानों से आमने सामने बात की, बीज का वास्ता खत्म कर दिया, तो चीजें बहुत सारी उसने भी करी। तो अब क्या होता है, ये मद्रास की संधि होती है, युद्ध बराबर करता है। 1769 में मद्रास की संधि हुई, 1767 तक प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। तो ये चीज आपने नोट करी होगी। अब हम बात करेंगे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध पर। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध पर। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध
मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये होता है 1780 से लेकर 1784। जो कोई वीडियो देख रहा है मैं उससे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आप लोग एक चीज बताएंगे, इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? मैंने कल ही बताया था इस समय गवर्नर जनरल कौन था। और ये बताएंगे कि द्वैत शासन को खत्म किसने किया। ये कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। कौन कौन से द्वैत शासन को खत्म किसने किया? शुरू तो पता ही होगा आपको, हो सके तो शुरू किसने किया ये भी आंसर देंगे, और इसको खत्म किसने किया द्वैत शासन को। 1784 और 80 के बीच जो है इस समय गवर्नर जनरल कौन था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, बात करते हैं द्वितीय युद्ध पर। कारण क्या था? कारण मैंने आपको पता ही होगा, आप काफी दिन से क्लास ले रहे हैं तो पता होगा कि अंग्रेजों प्लस हैदर महत्वाकांक्षा, ये एक तो मुख्य कारण था महत्वाकांक्षा, तथा हैदर ने निजाम वो मराठे को लेकर ब्रिटिश विरोधी से गठबंधन गुट बनाया। क्या किया हैदर ने? काम और कर दिया। हैदर ने मराठा प्लस निजाम के साथ मिलकर ब्रिटिश विरोधी गुट बनाया। ये भी काम रहा, गुट बनाया, ब्रिटिश विरोधी गुट बनाया। एक रीजन क्या था ये, दूसरा रीजन ये है। आपको नोट करते रहना है प्लीज, आप नोट करते रहेंगे तो आप अच्छा कर पाएंगे। मैं वादा करता हूं जब आप नोट करेंगे तो अच्छा कर पाएंगे, अन्यथा आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये बनाया। परिणाम क्या रहा? कारण हो गया, परिणाम क्या रहा? परिणाम क्या रहा? इसमें हो जाता है कि बराबरी पर युद्ध समाप्त होता है। ये भी युद्ध क्या होता है? बराबरी पर समाप्त। युद्ध बराबरी पर समाप्त। युद्ध क्या होता है? बराबरी समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि 1700 मैंगलोर की संधि जो होती है, युद्ध बराबरी समाप्त हुआ। अब क्या हुआ, ये जारी की संधियां हमेशा लास्ट स्टेज पे होती हैं, तो जो मैंगलोर की संधि होती है, मैंगलोर की संधि 1784 में मैंगलोर की संधि से युद्ध बराबरी पर समाप्त हुआ। ये आपने एक चीज देखी। ठीक है, तो क्या होता है कि 1782, ये चीज आप याद रखेंगे कि 1782 में, लेकिन लिख सकते हैं लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। 1782 में क्या होता है, हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। मैंने अभी बताया था कि 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, तो पहला उसके पश्चात टीपू सुल्तान शासक बनता है। क्या होता है? टीपू सुल्तान शासक बनता है और अपने नेतृत्व में ही युद्ध लड़ता है। और प्रथम दोनों युद्ध में निजाम एवं मराठे, मैंने बताया था प्रथम दोनों युद्ध में निजाम एवं मराठे कभी अंग्रेजों की तरफ से तो कभी हैदर की तरफ से लड़े, लेकिन तृतीय व चतुर्थ युद्ध में मराठे और निजाम अंग्रेजों की तरफ से ही लड़े। ठीक है, तो क्या होता है कि अब हम कुछ चर्चा करेंगे कि टीपू सुल्तान के कुछ कार्य हैं। क्या है? टीपू सुल्तान के कुछ कार्य हैं जिनकी वजह से होगा तीसरा युद्ध। ये युद्ध हुआ, द्वितीय युद्ध हुआ, बराबरी की तरह कोई इशू है आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम कुछ काम करेंगे कि टीपू सुल्तान के कुछ कार्य क्या थे जिनकी वजह से तीसरा युद्ध भी हुआ। ठीक है, ये आप लोग ध्यान थोड़ा देंगे। टीपू के कार्य हैं, टीपू के कार्य क्या थे, ये आप थोड़ा ध्यान दें। टीपू का जो आर्थिक क्षेत्र में था, टीपू जो कार्य थे, प्रमुख कार्य थे क्या थे? आर्थिक क्षेत्र में
आर्थिक क्षेत्र उसने क्या किया, आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र में कार्य, टीपू के जो कार्य हैं, प्रमुख कार्य लिख लीजिए, प्रमुख कार्य आर्थिक क्षेत्र में जो कार्य उसने किया वो क्या था। उसने क्या किया है, टीपू ने मध्यस्थता खत्म करके किसानों से सीधे बातचीत की। टीपू ने मध्यस्थता खत्म कर किसानों से सीधे बातचीत की। क्या हुआ कि टीपू ने मध्यस्थता खत्म करके किसानों से सीधे बातचीत की, सीधे संपर्क स्थापित किया और इससे राज्य में जो है आय में वृद्धि हुई। सीधे बातचीत की, फिर क्या हुआ, इससे राज्य में आय की वृद्धि हुई, आय वृद्धि हुई। क्या हुआ, फिर जब टीपू ने मध्यस्थता खत्म कर दी और सीधे वार्तालाप किए, किसानों सीधे बात की, सीधे मिला, तो क्या हुआ, आय में वृद्धि हुई। तो यूरोपियन कंपनियों की तरह कि क्या हुआ कि यूरोपीय कंपनियों की तरह एक कार्य हो गया, यूरोपीय कंपनियों की तरह टीपू भी क्या था, इच्छुक था आधुनिक सेना का। क्या था, आधुनिक सेना यानी व्यापारिक कंपनी की स्थापना करने की इच्छुक था। व्यापारिक कंपनी की क्या करना चाहता था, व्यापारिक कंपनी स्थापित करने का इच्छुक था। टीपू सुल्तान व्यापारिक कंपनी स्थापित करने का इच्छुक था। उसने क्या किया, फ्रांस, तुर्की, मॉरिशस, फ्रांस, तुर्की, मॉरिशस, क्योंकि आज तुर्की हो गया है, तुर्की, मॉरिशस अरब राष्ट्रों की संपर्क स्थापित कर, अरब, मॉरिशस तथा अरब राष्ट्रों से संपर्क स्थापित कर, संपर्क स्थापित किया। क्या किया, संपर्क स्थापित करने की कोशिश की और व्यापार को बढ़ाने की कोशिश की। संपर्क स्थापित किया, व्यापार बढ़ाने की कोशिश की, व्यापार को बढ़ाने की कोशिश की, संपर्क स्थापित किया, मतलब यहाँ जो है इसने फ्रांस, तुर्की, मॉरिशस, अरब राष्ट्रों से संपर्क स्थापित कर व्यापार को बढ़ाने की कोशिश की। और टोनी जो है टीपू सुल्तान क्या सैनिक कारणों से भी आर्थिक सुधारों पर बल देता था। सैनिक कारण था, उसने सैनिक कारण बढ़ाया, तो सैनिक कारणों से भी आर्थिक सुधारों में बल देता था। ठीक है, सैनिक सुधारों भी वो चाहता था, सैनिक सुधार के कारण भी आर्थिक बल देता था, आर्थिक क्षेत्रों पर बल देता था। ठीक है, सैनिक शक्ति के लिए आर्थिक भूमि आर्थिक शक्ति मानता था। सैनिक शक्ति को वो क्या मानता था, आर्थिक शक्ति मानता था। सैनिक क्षेत्र में उसने बहुत सारे बदलाव किए। देखेंगे कि सैनिक क्षेत्र में उसने क्या क्या बदलाव किए। ये तो उसने आर्थिक क्षेत्र में किया, इस सैनिक क्षेत्र में उसने क्या क्या बदलाव किए, ये आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे। सैनिक क्षेत्र बदलाव, सैनिक क्षेत्र में उसने क्या किया, फ्रांसीसियों से सहयोग से सेना का आर्थिक वितरण किया। फ्रांसीसियों के सहयोग से सेना का आधुनिकीकरण क्या किया, फ्रांसीसियों की सहायता से उसने क्या किया, सेना का आधुनिकीकरण किया।
नौसेना के विकास के लिए। दूसरा क्या किया उसने किया, नौसेना के विकास के लिए डॉकयार्ड, डॉकयार्ड यानी बंदरगाह, बंदरगाह स्थापित किया। क्या किया, बंदरगाह यानी डॉकयार्ड बनाया, डॉकयार्ड का निर्माण किया। ब्रिटिश विरोधी राष्ट्रों के से गठबंधन बनाने का प्रयास किया। ब्रिटिश जो ब्रिटिश था, ब्रिटिश विरोधी राष्ट्रों से गठबंधन करने का प्रयास किया, गठबंधन करने का प्रयास किया। उसने यहां तक कि नेपोलियन तक को उसने पत्र भेजा, स्थापित किया। क्या क्या प्रयास किया, जैसे फ्रांस, अफगानिस्तान इसके दुश्मन थे, तो क्या किया इसने कि प्रयास किया जिनमें फ्रांस प्लस अफगानिस्तान लेते हैं। अफगानिस्तान आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन अगर किसी को पता है तो अफगानिस्तान का युद्ध कब हुआ, कौन हारा कौन जीता, कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। तो फ्रांस बाद अफगानिस्तान तक इसने क्या किया, गठबंधन करने की कोशिश की, ठीक है। और इसने नेपोलियन चौथे युद्ध से पूर्व, चौथा युद्ध 99 में हुआ है, उसकी मृत्यु भी हो जाती है, चौथे युद्ध से पूर्व उसने नेपोलियन को पत्र भी लिखा। क्या किया, चौथे युद्ध से पूर्व उसने, चौथे युद्ध से पूर्व उसने क्या किया, नेपोलियन को पत्र भी लिखा। चौथे युद्ध से पूर्व उसने नेपोलियन को पत्र भी लिखा। आप लोग ध्यान देंगे, आधुनिक विचारों का प्रभाव उसके अंदर था, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित स्वतंत्रता जैसे विचारों से टीपू सुल्तान परिचित था। जो श्रीरंगपट्टनम में क्या किया उसने, एक काम किया कि यहां लिखते हैं, एक सेकेंड, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता की याद में एक वृक्ष लगाया, प्लस वो जैकोबिन क्लब का सदस्य भी था। क्या था, जैकोबिन क्लब का सदस्य भी था। आपने ध्यान दिया कि वो क्या था, जैकोबिन क्लब का सदस्य भी था, वृक्ष लगाया स्वतंत्रता की याद में, जैकोबिन क्लब का सदस्य भी था। आधुनिक विचारों से प्रभावित भारत का कोई भी शासक ब्रिटिश में ये रास्ते बाधक हो सकता था। कहना है कि ये जो उसने किया, ये ब्रिटिशर्स के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती थी, इसके लिए उन्होंने युद्ध की तैयारी करना शुरू कर दी। तीसरा युद्ध इन्हीं वजह से हुआ, इसने जैकोबिन क्लब का सदस्य भी था, वृक्ष लगाया वगैरह, स्वतंत्र विचारों का व्यक्ति था, तो उन्होंने ये खटकने लगा। आगे बात करते हैं तृतीय युद्ध। नोट करते रहें, जो मैं बोलता हूँ धीरे धीरे मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए कि आप लोग नोट करते रहें, बाकी मैं रिवाइज करवाता रहता हूँ। क्या है तृतीय युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ये कब होता है, 90 से 92, 1790 से 92, 1790 से 92, ठीक है। अब क्या होता है, कारण वही है कि अंग्रेजों और टीपू महत्वाकांक्षा, कारण
अंग्रेजों प्लस टीपू महत्वाकांक्षा। आपने ध्यान दिया कि अंग्रेजों और टीपू की महत्वाकांक्षा। टीपू के कार्य जो सैनिक कार्य आधुनिक विचारों वाला था, दूसरा सैनिक कार्य, आर्थिक कार्य, ये सब चीजों को लेकर के अंग्रेज बड़े चिंतित थे। फ्रांसीसी क्रांति एवं फ्रांस में राजनीतिक स्थिरता। चौथा कुछ कारण और थे कि अंग्रेजों का मराठा प्लस निजाम से गठबंधन हो गया। क्या हो गया? गठबंधन हो गया। आप समझ रहे थे कि ये आप तो इसको हरा ही देंगे। गठबंधन हो गया किससे? निजाम और मराठा के साथ अंग्रेजों का गठबंधन हुआ। तो उन्होंने क्या किया? अब तो युद्ध होना तय था। परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुए तो हार निश्चित थी। युद्ध में टीपू सुल्तान की पराजय हुई। परिणाम युद्ध में टीपू की पराजय। युद्ध में टीपू की जो पराजय होती है, आधा भूभाग ब्रिटिश से गठबंधन को देना पड़ा, 2 पुत्रों सहित। आधा भूभाग प्लस 2 पुत्र भी देने पड़े अंग्रेजों को। क्या देना पड़ा? आधा भूभाग वो 2 पुत्र अंग्रेजों को देने पड़े बंदा के रूप में। अंग्रेजों के पास छोड़ना पड़ा। एक बड़ी राशि हर्जाने के रूप में उसने दी। ये क्या हुआ? एक बड़ी राशि हर्जाने के रूप में दी। तृतीय युद्ध में 2 पुत्र व आधा भूभाग उसने अंग्रेजों को दिया और काफी बड़ी राशि हर्जाने के रूप में देनी पड़ी। 1792 में रंगपट्टनम की संधि हुई। क्या हुआ? 1792 में श्री रंगपट्टनम की संधि हुई। श्री रंगपट्टनम की संधि होती है 1792 और युद्ध समाप्त हुआ। लॉर्ड कॉर्नवालिस कहता है कि मैंने बहुत बार कथन कई बार पूछ देते हैं कि किसका कथन था कि मैंने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना, मैंने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना शत्रुओं को कमजोर कर दिया। क्या कर दिया? कि मैंने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रुओं को कमजोर कर दिया। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस का कथन है, जो कि 1786 से 93 तक का गवर्नर जनरल भारत का था। आपने देखा कि मैंने तृतीय जो युद्ध है उस पर बात कर ली। आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा हो। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दें, अगर अभी तक लाइक नहीं किया है। और हाँ, अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों को, और रोज आना ना भूलें। ये क्लास रोज चलेगा, इससे कोई वो नहीं है। क्लास में कोई लेट लपेट नहीं है। आपको रोज आप सुबह उठेंगे तो क्लास मिलेगा, आप 2 बजे उठेंगे तो क्लास आपको मिलेगा। नाइट शिफ्ट पढ़ते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है। क्या है फिर बात होती है 4th आंग्ल मराठा चतुर्थ यानी चतुर्थ मैसूर युद्ध। चतुर्थ मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध चतुर्थ कब होता है? 1799 में। कब? 1799 में होता है। और टीपू सुल्तान की पराजय रंगपट्टनम में युद्ध के दौरान मृत्यु हो जाती है। क्या होता है कि पराजय हो चुकी है, फिर पराजय हो जाती है कि टीपू
की पराजय, रंगपट्टनम में मृत्यु युद्ध के दौरान, मृत्यु हो जाती है युद्ध के दौरान, रंगपट्टनम में मृत्यु हो जाती है। मैसूर पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। क्या हुआ कि मैसूर पर अंग्रेजों का नियंत्रण, छोटा भाग और थोड़ा करते हैं कि वो छोटा भाग, छोटा सा भाग वड़ियार वंश के लोगों को देते हैं। क्या करते हैं कि वड़ियार वंश के उत्तराधिकारी को दिया जाता है। अंग्रेजों ने क्या किया, थोड़ा सा हिस्सा वड़ियार वंश के जो उत्तराधिकारी थे उनको दे दिया। अब हम थोड़ी बात करेंगे, अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो हम चीज़ों पर और आएंगे, क्या था क्या नहीं था। अगर थोड़ा सा पेशेंस है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आप लोग सुनेंगे कि थोड़ा नहीं है, बस थोड़ा ही है, 10-15 मिनट का है, बस आप साथ बने रहें कि किसका कब तक शासन रहा। मैं चीज़ों को थोड़ा बता दूँ कि कब कौन रहा, इसी में आंसर भी है और आप लोग ध्यान देंगे। ये 4-5 गवर्नर जनरल व वायसराय हैं जिनका शासन ठीक ठाक रहा और ज़्यादा से ज़्यादा काम नहीं किया। रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 60, 1757 से 60, 1765 से 67 रहा। उसके बाद आते हैं वारेन हेस्टिंग्स, ये रहते हैं 1772 से 85, 1772 से 85। मैंने अभी क्वेश्चन किया था, आप ध्यान देंगे। फिर आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस रहते हैं 1786 से 93 तक। फिर आते हैं महान भाव जिनका नाम है लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड वेलेस्ली भी ठीक ठाक तो रहता है। लॉर्ड वेलेस्ली जो है, लॉर्ड वेलेस्ली 1798 1805, 3 रहता है शायद, 5 नहीं रहते, 3 रहते हैं, 1805 तक रहते हैं। 1905 से 1805 तक रहते हैं। फिर आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये वारंट है, लॉर्ड्स आएंगे, लॉर्ड हेस्टिंग्स। इनका कार्यकाल जो है 1813 से 23 है, 1813 से 23। फिर आते हैं विलियम बेंटिक, इनका जो है 1828 से 35, 1828 से 35 का शासन करते हैं। फिर आते हैं जिनका बहुत ही बड़े महान बोले जाते हैं, सबसे ज्यादा साम्राज्य विस्तार डलहौजी शासनकाल में हुआ, जिसने दत्तक पुत्र को नहीं स्वीकार किया। 1848 से 56 इनका जो शासन रहा। तो सबसे ज्यादा इन्होंने साम्राज्य विस्तार किया, 2-3 नंबर इनका रहा। इन्होंने वो नीति चलाई जिसे सहायक संधि कहते हैं, क्योंकि सहायक संधि नहीं, व्यक्ति को खा जाने वाली संधि, काम आपका पैसे आपके, चलाएंगे ये। इनका संधि अगर आपने कर दी, सिग्नेचर आपके हो गए, फिर आपका काम खत्म। सेना आपकी,
खिलाएं पिलाएं आप, उपयोग करेंगे। और उसके बाद आए ये डलहौजी साहब। डलहौजी का तो काम ही था कि अगर आप की कोई संतान है तो उत्तराधिकारी बन सकता है, अगर नहीं है तो आप घोषित नहीं कर सकते, मतलब आप गोद नहीं ले सकते। डॉक्टर ऑफ लैब्स की जिन्होंने जो चलाई तो उसके से लेकर सतारा, झांसी वगैरह वगैरह कई राज, अवध को कुशासन के नाम पर खींच दिया। मतलब धीरे धीरे करके सबको भारत अपनी ब्रिटिश भारत में मिला लिया। तो ये रहा आज का क्लास। अगली चर्चा हम फिर करेंगे, कुछ युद्ध लेकर के हम आएंगे। तब तक आप आज अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ेंगे कि ब्रिटिश शासन में रॉबर्ट क्लाइव का क्या योगदान रहा, उसके बाद वेलेज़ली का क्या रहा। फिर आप लोग देखेंगे कि डुप्ले को मैंने कल पढ़ाया था, तो डुप्ले को जो है वेलेज़ली की एक संधि है, सहायक संधि, इसका जनक डुप्ले ही है। ये सब उनको पता था, इसलिए उन्होंने 1754 में उसे बाहर भेज दिया फ्रांस। तो ये जो चीज़ें हैं आप लोग ध्यान देंगे और पढ़ेंगे, और डेली बाय डेली हमारे यूट्यूब चैनल पर आते रहेंगे। और चीज़ों को जल्दी से रिकवर करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भेजें, ताकि वो ये जो सेशन चल रहा है उसका फ़ायदा ले सकें। जो एक सहज बातें चल रही हैं फ़ायदा उठा सकें। बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं, हिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये चीज़ें जो हैं उनके लिए शायद महत्वपूर्ण हो सकती हैं। धन्यवाद।